जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इंग्लिश कोर का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो उसको जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग से बनाया गया है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये चैप्टर 2 है, द लेबरनम टॉप है। तो चलिए इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो चलिए उसको देखते हैं। कह रहा है कि द पोएट ऑफ पोएम द लेबरनम टॉप, ठीक है। इस कविता का जो कवि है वो कौन है? ऑप्शंस आपके पास है। तो कविता का कवि के बारे में तो आप लोग पता ही कि आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को देखना है। तो द ह्यूजेस, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए। सॉरी, दा नहीं है, टेड है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, टेड ह्यूजेस, ठीक है। ह्यूजेस इसको पढ़ेंगे, टेड टेड ह्यूजेस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। विच ट्रीज टॉप हैज़ बीन मेंशनड इन द पोएम। कह रहा है कि कविता में किस पेड़ की चोटी का जिक्र किया गया है। तो कविता में किस पेड़ की चोटी का जिक्र किया गया ये आपको बताना ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा लेबरनम का। किसका किया गया? लेबरनम का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि हाउ हैज़ द पोएट डिस्क्राइब्ड द लेबरनम ट्री टॉप इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, ठीक है। कवि ने कविता के आरंभ में लेबरनम जो वृक्ष था उसकी चोटी का वर्णन किस प्रकार किया है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे साइलेंट एंड स्टिल। किस प्रकार किया है? साइलेंट एंड स्टिल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मौन और स्थिर रहकर। कैसे? मौन और स्थिर। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है हमारा कि द मंथ डैट हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम। कह रहा है कि कविता में किस महीने का जिक्र किया गया है आपको बताना है। तो ये जो कविता है इसमें जो किया गया है वो सितंबर महीने का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि हैज़ व्हाट हैज़ हैपेंड टू द लीव्स। क्या मतलब हो गया इसका? तो इसका मतलब है कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू द लीव्स, ठीक है। तो क्या हुआ था, वह पत्तों को क्या हुआ था, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो दे आर येलोइंग, दे हैव फॉलन, दे आर ग्रीन, दे हैव ड्राइड। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो पत्ते थे वो पीला पड़ गए थे, गिर गए थे, हरा हो गए थे या फिर सूख गए थे। ये आपको इसका आंसर में बताना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, येलोइंग। वो पीले पड़ गए थे, दे आर येलोइंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि द बर्ड डैट फ्लाइज टू द ट्री इज। जो पक्षी पेड़ पर उड़ता है वो कौन है, ठीक है। पेड़ पर उड़ता है। स्पैरो है, हॉर्नबिल है, पिजन है, गोल्ड फिंच है, कौन है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड फिंच, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में। हाउ डज द गोल्ड फिंच कम टू द ट्री, ठीक है। जो गोल्ड फिंच है वो पेड़ों पर कैसे आते हैं ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है विथ ए ट्विंचिंग चिरप, ठीक है। क्या मतलब हुआ? विथ ए ट्विंचिंग चिरप। इसका मतलब हुआ एक मतलब चहक के साथ, एक हिलती हुई चहक के साथ, ठीक है। ये इसका मतलब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है द टाइम ऑफ द डे डिस्क्राइब इन द पोयम। कहा जा रहा है कि टाइम जो है आपका बताइए कि कविता में जो टाइम का जो जिस टाइम का वर्णन किया गया वो टाइम क्या था, ठीक है। तो वो जो टाइम था वो था आपका आफ्टरनून, यानी कि पता है आपको आफ्टरनून किसको कहते हैं? आफ्टरनून का जो समय था वो दोपहर का समय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि हाउ डज द सितंबर सनलाइट अपीयर। सितंबर की धूप कैसे दिखाई देती है आपको बताना है। येलो, रेड, ब्राइट, ऑरेंज, किस तरह का दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, येलो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है द लेबरनम ट्री टॉप रिमेन्स डैश टिल द गोल्डफिंच कम। ठीक है, और लेबरनम का जो वृक्ष का जो बना होता है ना शीर्ष भाग, कब का कैसे बना होता है ये बताना है। टिल द गोल्डफिंच कम, जब वो गोल्डफिंच आती है तो। नॉइसी होता है, साइलेंट एंड क्विट स्टिल होता है, शेकिंग होता है, वाइब्रेंट होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका साइलेंट एंड क्विट स्टिल। ठीक है, मौन और एकदम स्थिर, इसका मतलब होता है मौन एवं एकदम से स्थिर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, कहा जा रहा है कि हाउ डज द गोल्डफिंच सिट एट द ब्रांच इंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इसमें गोल्डफिंच के शाखा के सिर पर जो है वो कैसे सिट करता है, यानी कि कैसे बैठता है, ये आपको बताना है। विथ ए जर्क, झटके के साथ, विथ ए बैंग, धमाके के साथ, विथ ए सडननेस एंड स्टारलमेंट। ठीक है, या फिर साइलेंटली, कैसे बैठता है ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी। ठीक है, विथ ए सडननेस एंड स्टारलमेंट। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो इसका जो मतलब हो गया ना, अचानक और चौंका देने के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, अचानक और चौंका देने के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा जा रहा है कि द गोल्ड फिंच इज कंपेयर टू ए। ठीक है, गोल्ड फिंच की तुलना किससे की जाती है आपको बताना है। तो गोल्ड फिंच जो है उसकी तुलना किससे की जाती है बताइए। तो उसकी जो तुलना की जाती है वो लिजर्ड के साथ की जाती है। किसके साथ, लिजर्ड के साथ। ठीक है, लिजर्ड क्या होता है, एक छिपकली प्रजाति। वाई इज द गोल्ड फिंच कंपेयर टू ए लिजर्ड, क्यों गोल्डफिंच की तुलना छिपकली से क्यों की जाती है, ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज सी इज स्लीक। बिकॉज सी इज स्लीक, क्योंकि वो क्या है, चिकनी है। क्या है, चिकनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच। ठीक है, हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच। ठीक है, कि इसका क्या मतलब है कि गोल्ड फिंच की जो चाल थी, जो मूवमेंट थी उसका, वो कैसा था आपको बताना है। तो वो जो था आपका अलर्ट एंड अबर्ट, है ना, अब्रप्ट। तो इसका क्या मतलब होता है भाई, इसके मतलब को भी समझना होगा ना। तो उसकी जो चाल थी वो कैसी थी, चेतावनी वाला, अलर्ट करने वाला और अचानक से। ठीक है, ये था। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है आपसे कि व्हाट डज थिकनेस मीन इन द पोयम। कविता में मोटाई, जो थिकनेस होता है उसका क्या अर्थ होता है। एमोंग द लीव्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, चलिए पहले इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दें। ठीक है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, एमोंग द लीव्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, इसका मतलब पत्तों और शाखाओं के बीच। ठीक है, जो एक थिकनेस होता है उसका मतलब लिया जाता है, पत्ता और शाखा के बीच, बीच का जो थिकनेस होता है। ठीक है, बात समझ में आया। शाखाओं की मोटाई, मतलब ये जो थिकनेस वर्ड, जो इसका मोटाई वाला जो वर्ड इस्तेमाल किया गया वो किसके लिए किया गया, तो पत्तों और शाखाओं के बीच की जो मोटाई होती है ना, उसके लिए ये किया गया है। ठीक है, और लीव्स एंड ब्रांचेस के बीच वाला। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबाइए। जल्द इसका अगला पार्ट अपलोड किया जाएगा। और आप लोग 11th में किन कौन कौन सा विषय लिए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।